हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट हमने चैप्टर नंबर 7 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज इसके वीडियो में आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। क्वेश्चन 11 देखिए। ओके, क्वेश्चन 11 देखो। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार कुंडली, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, 10 सेंटीमीटर है। में 20 फेरे हैं, में 20 फेरे हैं। क्लियर। और उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक कुंडली है वर्गाकार स्क्वायर जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसमें 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। ओके, आगे क्या कह रहा है? कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। कुंडली जो है वो ऊर्ध्वाधर है। कुंडली ऊर्ध्वाधर पे लटकी हुई है, हैंगिंग वर्टिकल लटकी हुई है। और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इस कुंडली के तल पर खींचा गया जो अभिलंब है, अभिलंब तल के लंबवत होता है, तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ओके, कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का परिमाण क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुंडली पर लगने वाला, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। कुंडली पर लगने वाला बल युग्म यानी बलागुण भी इसको आप बोल सकते हो। बल युग्म का परिमाण क्या है? पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपली आपसे कह रहा है कि कुंडली है वर्गाकार, उसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसमें 20 फेरे हैं, और उसमें 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। ठीक है, कुंडली कैसे लटकी हुई है? ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, और इसके तल पर जो खींचा गया अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का बच्चों क्या बना रहा है? वो एंगल बना रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का परिमाण क्या होगा? तो आपको पता है कि लूप पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई लूप होता है तो उस पर कितना बल लागू लगता है? फॉर्मूला बताओ आप जल्दी से मुझे, कि चूंकि टाउ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? NIAB साइन अल्फा। क्योंकि यहां जो आपको एंगल दिया हुआ है वो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिया है? पर अल्फा लिया है। ओके, फॉर्मूला हमारे पास है। चलो अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो आपको दिया हुआ क्या है? व्हाट इज गिवन टू यू? फेरों की संख्या है क्या आपके पास? देखो फेरों की संख्या 20 फेरे हैं, तो एन की वैल्यू क्या है? 20। ओके, करंट कितना है? करंट है 12 एम्पियर। आई इज इक्वल टू कितना है? 12 एम्पियर। ओके, ये क्या होता है बच्चा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपको दे दी सपोज करो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 इंटू 10 टू पावर -2 -4, तो बच्चों क्या हो गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। और क्या दे रखा है, बी। हाँ जी, बी कितना है, बी भी ये 0.80 टेस्ला, बी आपको दे दिया 0.80 टेस्ला। और अल्फा हमें पता है, अल्फा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ तो होता है कौन, अल्फा कितना दे रखा है 30 डिग्री, अल्फा वी हैव अल्फा 30 डिग्री। तो बच्चों सारी वैल्यूज आपके पास है, जस्ट पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान रखो इक्वेशन फर्स्ट में, देखो समीकरण 1 से टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, बल युग्म या बलाघूर्ण बोलते हैं, टाउ इज इक्वल टू। तो बताओ बच्चों एन की वैल्यू कितनी है 20, एन आई कितना है 12, ए कितना है एन आई ए है 10 की घात -2, बी कितना है 0.80, ठीक है। साइन अल्फा साइन 30 कितना होता है 1/2। तो इज आंसर। तो सारी वैल्यूज हैं आपके पास, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो 2 का तो 20 हो गया, और ये आपके पास कितना आ गया, देखो टाउ इज इक्वल टू ये 12 × 96 × 2, ठीक है, ओके 9.6 लिख दें इसको, और (10⁻⁻1), तो 9.6 × 10⁻⁻1 या टाउ इज इक्वल टू 0.96, और मात्रा क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है? तो वैल्यू आपको दे रखी थी, तो बस छोटा सा क्वेश्चन। ओके, क्लियर है ना? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा, ठीक है, और एक पढ़ा हमने साइन अल्फा। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि थीटा तो होता है जो आपने लूप लिया है उसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण, और अल्फा क्या होता है अभिलंब का चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण। क्लियर है ना? तो हमने कौन सा फॉर्मूला काम करा है, साइन अल्फा वाला। नेक्स्ट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 12 कह रहे हैं समान वेग v से अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। समान वेग v से अल्फा कण, समान वेग v से अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज, अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज, मतलब बीम ऑफ प्रोटॉन और अल्फा कण दोनों की वेलोसिटी v है, दोनों का वेग कितना है बच्चों v है। ये भी अल्फा जो कण है वो भी v वेग से, और प्रोटॉन का जो पुंज है, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स, बीम ऑफ प्रोटॉन, वो भी v वेग से लंबवत प्रवेश कर रहा है। प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। क्लियर है? दोनों लंबवत जा रहे हैं, लंबवत प्रवेश करते हैं, ठीक है, लंबवत प्रवेश करते हैं। ओके, ये कण वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं, ये पथ वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं, मतलब इनकी जो गति का पथ है वो कैसा हो जाता है वृत्ताकार, क्योंकि जो लंबवत प्रवेश करेगा वो घूम जाता है, यानी वृत्ताकार पथ में गति करता है। ये पथ, ये कण जो है, ये कण वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं। तो यहां मैं कण लिख देता हूं, ये कण वृत्ताकार पथ अनुरेखित यानी बनाते हैं, निर्माण करते हैं, अनुरेखित करते हैं। क्लियर है? इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो आपसे पूछ रहा है ये जो इन्होंने पथ बनाए हैं, पथों की त्रिज्याओं का
अनुपात ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन भाई, पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। क्लियर है? चलो देखते हैं। हाँ बताओ। देखो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दो, क्या होता है त्रिज्या का फॉर्मूला? पता होगा ना, R इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ बिल्कुल, mv अपॉन क्यूबी। mv अपॉन क्यूबी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। क्लियर? ओके। अब हमारे पास यहाँ दो दे रखे हैं, एक तो अल्फा कण और एक प्रोटॉन दे रखा है। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं v तो सेम है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं। देखो फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण की बात मैं करूं तो आर अल्फा लिख दूं मैं। ठीक है, तो एम द्रव्यमान अलग होगा, एम अल्फा, वी तो सेम ही दे रखा है, क्यू अल्फा अलग होगा, और जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बी सेम है। इक्वेशन नंबर 2, समान वेग v समान है और समरूप चुंबकीय क्षेत्र, तो v और b तो सेम रहेगा। अब अल्फा कण का द्रव्यमान अलग है, आवेश अलग है, तो त्रिज्या अलग होगी। ओके, फॉर प्रोटॉन बीम, प्रोटॉन की बात करें तो क्या होगा बच्चों? rp, प्रोटॉन के लिए क्या होगा? mp v अपॉन qp b। इक्वेशन नंबर 3, प्रोटॉन के लिए मैंने त्रिज्या क्या ली? rp, द्रव्यमान प्रोटॉन का अलग है इसलिए mp ले लिया, v समान वेग है तो मैं v का v लिख रहा हूं, q अलग है p लिख लिया qp, qp इन द सेंस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, b एक समान है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पथों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। चलो हमें अनुपात लेना है, तो अगर मैं लेता हूं आर अल्फा अपॉन आर पी, अल्फा का और प्रोटॉन की त्रिज्याओं का अनुपात, तो जस्ट पुट द वैल्यूज एम अल्फा वी अपॉन क्यू अल्फा बी इनटू क्या हो जाएगा? क्यू पी बी अपॉन एम पी बी, क्यू पी बी अपॉन एम पी बी। क्लियर है? कुछ कट रहा है क्या बच्चों? देखो v से v कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो r अल्फा अपॉन आर पी क्या होगा? m अल्फा क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा एम पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ इनमें कोई रिलेशन होता है क्या? बच्चों आप जानते हो कि जो प्रोटॉन है, देखो जो प्रोटॉन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? 1h1। ठीक है, ये आप जानते हो। अगर मैं अल्फा कण की बात करता हूं तो अल्फा कण क्या होता है? 2He4। अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आप देख रहे हो कि अल्फा कण का जो आवेश है वो इससे दुगना है और द्रव्यमान 4 गुना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा, देखो यहां तो आप देख रहे हो 1 है, यहां कितना है? 4। ठीक है, ये एटॉमिक वेट होता है, तो इसे 4 गुना है, मतलब प्रोटॉन का 4 गुना है अल्फा कण का द्रव्यमान। तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होगा? 4mp, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, और जो आवेश है Q अल्फा वो कितना होगा? डबल, वो डबल हो जाएगा किसका? प्रोटॉन का, यानी 2qp। ठीक है, तो चलो हम वैल्यू रखते हैं इसमें। चलो इसको मैं यहीं रख देता हूं। देखो समीकरण 4 से, देखो बच्चों आर अल्फा अपॉन आर पी इज इक्वल टू, चलो एम अल्फा की जगह क्या रख सकता हूं? 4mp, तो रख दिया 4mp। ओके, और qp का qp रहने दो आप, और q अल्फा की जगह 2qp mp। तो बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप देख रहे हो सर, qp से qp कैंसिल हो गया, mp से mp कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये 2 दूनी 4 इन 2/1। तो आर अल्फा अनुपात आर पी बराबर क्या आएगा? 2:1। आर अल्फा रेशो आर पी इज इक्वल टू 2:1, 2:1। ठीक है, समझ गए? ओके, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या 0.5 मीटर है। एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या, एक साइक्लोट्रॉन की डी की जो त्रिज्या है 0.5 मीटर है। ओके 0.5 मीटर है। इसमें 1.7 टेस्ला, इसमें 1.7 टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। इसमें 1.7 टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित कार्यरत है। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हियर इज द क्वेश्चन। सुनिए, कह रहे हैं साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या 0.5 मीटर है। तो आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? डी की त्रिज्या कितनी है? R इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है। इसमें 1.7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, 1.7 टेस्ला का चुंबकीय अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपको बिल्कुल फॉर्मूला पता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का पता है क्या? ठीक है, देखो सिंस जो गतिज ऊर्जा होती है हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में। गतिज ऊर्जा इसको अगर मैं K मान लूं तो क्या होता है फॉर्मूला? Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m। Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है फॉर्मूला। Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है बच्चों। तो अब ये मैक्सिमम होने के लिए, K मैक्सिमम होने के लिए, अब देखो भाई Q तो मैक्सिमम हो नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन का आवेश तो वही रहेगा, आवेश तो ना बदलता है। B कांस्टेंट है 1.7 टेस्ला, M भी कांस्टेंट रहेगा। तो R मैक्सिमम होना चाहिए। R क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो बस हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। देखो Q प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। R आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, M द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 into 10 raised to the power -27 kg। तो सारी वैल्यूज आ गए हमारे पास, तो हम वैल्यूज रख सकते हैं। K मैक्सिमम Q स्क्वायर यानी 1.6 into 10 to power -19 का होल स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने। ओके, R स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। B स्क्वायर, B कितना है? 1.7 यानी 1.7 का होल स्क्वायर अपॉन 2m कितना है बच्चों? 1.672 into 10 to power -27। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी आंसर। तो इसको आप सॉल्व करें तो बच्चों आप गुणा भाग कर सकते हो। आंसर इसका आपका आ जाना चाहिए K मैक्सिमम। ठीक है, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा 5.54 10 to power -12, 5.54 10 to power -12 जूल। K मैक्सिमम, समझ गए? ओके, 5.54 10 to power -12 जूल गुणा कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन 14 देखिए अब। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहे हैं।
12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी के, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 ओम प्रतिरोध, 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली के वाले, 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी के पूर्ण स्केल पर, 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी, बारह ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी के पूर्ण स्केल, पूर्ण स्केल का मतलब पूरा वो क्रॉस करे पैमाने को, धारा मापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए, पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए, विक्षेप के लिए आवश्यक धारा जो है आवश्यक धारा 0.2 मिली एम्पियर है। कितनी है भाई? 0.2 मिली एम्पियर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इस धारा मापी को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में, आप इस धारा मापी को 0 से 18 वोल्ट परास वाले 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध है, यानी किसकी वैल्यू है G। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 0.2 मिली एम्पियर। तो मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ आपको, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, यानी धारा मापी का प्रतिरोध कितना है भाई, 12 ओम। कह रहा है पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा क्या होती है, पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए Ig कितना दे रखा है, 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, 0.2 मिली एम्पियर पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए धारा को Ig बोलते हैं। तो कह रहे हैं आप इस धारा मापी को 0 से 18 वोल्ट, यानी परास कितनी हो गई, 18 वोल्ट, 0 तो इसका अल्पतमांक हो गया, न्यूनतम मान हो गया, 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करोगे। तो आपको दे दिया कि आपको कितने वोल्ट का बनाना है वोल्ट मीटर, 18 वोल्ट का बनाना है। तो V = 18 वोल्ट। तो बताओ क्या करते हैं, बताओ धारा मापी को वोल्ट मीटर में चेंज कैसे करते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध हमें लगाना होता है, तो हम क्या करेंगे, R निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान है आपको, R = क्या होता है फॉर्मूला बताओ, V/Ig - C। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया ये, हमने निकाला था इसको। कैपिटल R = कैपिटल R क्या होता है, जो हमें श्रेणी क्रम में लगाना है धारा मापी के, हाई रेसिस्टेंस। तो V/Ig - G। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ V, Ig एंड G। तो हम कितना श्रेणी क्रम में लगाएंगे धारा मापी के, कैपिटल R। तो V कितना है बच्चों, 18, Ig कितना है 0.2 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ और G कितना -12। तो बच्चों यहां से देखो R = कितना आ गया, ये हो गया देखो 9 × ये 0.2 था, ये 10⁻³ -4 हो जाएगा, ऊपर जाके +4 -12। तो कितना आ जाएगा ये तो 90,000 हो गया, 90,000 - 12। तो ये हाई रेसिस्टेंस मिल गया देखो, 90,000 - 12। तो 90,000 में से अब 12 लेस करो तो कितना आ जाएगा, 89,000, कितना आ जाएगा, 89,988। ओ इतना प्रतिरोध हम लगा देंगे धारा मापी के श्रेणी क्रम में। तो सिंपल है कि धारा मापी को हमें वोल्ट मीटर बनाना है, तो इतना हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा, 18 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्लियर है।
ओके, तो V अपॉन IG माइनस Z, ये फॉर्मूला था, इसे हमने करा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या कह रहा है। एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी, एक 99 ओम प्रतिरोध वाले अब यहां तो सीधे सीधे बोलते धारामापी का प्रतिरोध, वहां थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, तो बात तो वही है। तो एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए, धारामापी के पूर्ण स्केल पर, धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए, पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए जो आवश्यक धारा है 4 मिली एम्पियर आपको दे रखा है। फोर मिली एम्पियर है। पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा कितनी है बच्चों? 4 मिली एम्पियर है। ओके, क्या करें आगे? इस धारामापी को 4 मिली एम्पियर है, आगे क्या कर रहा है? इस धारामापी को इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर परास में, इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर परास, यानी क्या बनाना है? अब अमीटर बनाना है। इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर परास में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करेंगे? परास में परिवर्तित करने के लिए व्हाट विल यू डू? परिवर्तित करने के लिए आप क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं, हवन नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सुनिए, एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 4 मिली एम्पियर है। इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर, अब यहां बोला नहीं है कि वोल्ट मीटर बनाए क्या मीटर बनाए, यहां क्लियर है कि आपको दे रखा है 0 से 6 एम्पियर, यानी आपको कन्वर्जन करना है धारामापी का, किसमें? अमीटर में। तो क्या करेंगे? क्या करोगे? तो सबसे पहले लिख लो भाई, क्या क्या दिया हुआ है आपको? ओके, धारामापी का प्रतिरोध जी कितना दे रखा है? 99 ओम। पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए धारा IG कितना दे रखा है? 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ओके। अमीटर, अमीटर में धारा मान लो I प्रवाहित हो रही है 6 एम्पियर। तो आप क्या करेंगे? तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला? अमीटर बनाने के लिए शंट लगाओगे या लगाओगे हाई रेजिस्टेंस? क्या होता है फॉर्मूला? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, तो शंट लगाना पड़ता है हमें समांतर क्रम में। शंट S इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला? I अपॉन I माइनस IG इंटू G, यही था। I अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो हम धारामापी से अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में क्या लगाते हैं? शंट लगाते हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यू। तो बच्चों देखो, S इज इक्वल टू I कितना है? 6 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³ इंटू G कितना है? 99 इंटू में है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ नहीं थोड़ा करेक्शन करें इसमें आप। IG अपॉन I माइनस IG होता है, IG अपॉन I माइनस IG, ये दोनों IG आते हैं, ध्यान रखो। IG अपॉन I माइनस IG। तो चलो मैं इसको दोबारा फॉर्मूला रख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। ठीक है, S इज इक्वल टू IG कितना है? 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ G कितना है? 99 अपॉन I कितना है? 6 माइनस, और ये है 4 इंटू 10⁻³ यानी 0.004। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करके आपको जो S मिलेगा वो मिल जाएगा 6.6 इंटू 10⁻²। ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, गुणा भागा कर सकते हो।
तो हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या लगा देंगे, शंट, इतने ओम का। लो है, कम प्रतिरोध है, शंट कम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16, 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखो 1.0 मीटर लंबी, 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या, एक परिनालिका की त्रिज्या 1 मीटर लंबी परिनालिका की त्रिज्या बच्चों 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है तथा इसमें 100 फेरे हैं, तथा इसमें 100 फेरे हैं, तथा इसमें 100 फेरे हैं। क्लियर है? परिनालिका में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परिनालिका में अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? परिनालिका में अक्षीय, अक्ष पर ही होता है, अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। क्लियर? ओके, इसमें एक क्वेश्चन और आपको जोड़ के दे दिया है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश, इसकी किसकी? परिनालिका की, इसकी अक्ष के अनुदिश, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा। इसमें ये और आपको दे दिया जोड़ के, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ भाई सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मीटर लंबी एक परिनालिका, क्या क्या दे दिया भाई? ऐसा लिखने से आपको क्या दिमाग में आ जाता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो अब लिखा जरूर करें। 1 मीटर लंबी परिनालिका, तो परिनालिका की लंबाई क्या दे दी? 1 मीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, इसमें 100 फेरे हैं, एन कितना दे दिया भाई? 100 फेरे हैं। ठीक है, परिनालिका में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान कितना दे दिया? 5 एम्पीयर। तो क्या पूछ रहा है? अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, बी आपसे पूछ रहा है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बताना भी क्या होता है फॉर्मूला, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? क्योंकि B इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? μ0Ni, पता है ना? परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B इज इक्वल टू कितना होता है? μ0Ni। n होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो B इज इक्वल टू μ0n/L इंटू आई, μ0n/L इंटू आई। ओके, तो ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। B μ0 कितना है? 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, n कितना? 100, i कितना? 5, L कितना? 1। ठीक है भाई, तो ये तो आपको मिल गया चुंबकीय क्षेत्र कितना? 6.28।
बी। देखो बच्चों कितना हो गया, 5 होगा 20 पाई, 5 होगा 20 पाई गुणा 10 की घात -5। ठीक है, पाई से गुणा कर दो, पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14। 20 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -5, तो कितना हो गया भाई ये b इज इक्वल टू, गुणा करो इसे 2 से तो 6.28, तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो भाई ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। आगे क्या कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश इतनी चाल से गति करता है तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा। तो बताओ भाई, आपको पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है बल के लिए, चुंबकीय बल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा, थीटा किसमें बीच कोण होता है, थीटा होता है V व B के मध्य कोण। समझ रहे हो, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, थीटा क्या होता है V और B के मध्य कोण। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लो ये परिनालिका हमारे पास है, ये परिनालिका है, ये इसका अक्ष है, तो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश है हमारे पास। कह रहा है इलेक्ट्रॉन भी इसी दिशा में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी अक्ष के अनुदिश चल रहा है, तो V और B पैरेलल हो गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि V पैरेलल किसके है, B के, तो बच्चों बताओ जब समांतर होंगे तो एंगल कितना होगा 0, थीटा 0 हो गया। तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है कि F इज इक्वल टू QVB साइन 0, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, साइन 0 कितना होता है 0। यानी अगर अक्ष के अनुदिश चलेगा इलेक्ट्रॉन तो कोई बल का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि अक्ष के अनुदिश चल रहा है तो V पैरेलल B के है, V समांतर है B के, समांतर होगा थीटा 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है 0, और 0 से जो टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा, यानी कोई बल का अनुभव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, अक्ष के अनुदिश चलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, किसी 0.5 मीटर, किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिका में, किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिका है, किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिका में 2 परतों में तांबे के विद्युत तार लपेटे गए हैं। परिनालिका में 2 परतों में, 2 परत, समझ गया ना, परत का मतलब 2 परतों में तांबे के विद्युत तार लपेटे गए हैं। दो परतों में तांबे के विद्युत तार लपेटे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500 है। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500 है। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500 है। यदि इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, यदि इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर वैसे प्रवाहित धारा 5 एम्पियर हो, वह इसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, 5 एम्पियर हो।
तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। हो तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या कह रहा है सुनिए। किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिका गिवन, क्या दिया हुआ है, परिनालिका की लंबाई कितनी दे दी, 0.5 मीटर में 2 परतों में तांबे के तार लपेटे गए हैं। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500। तो 2 परत में कितने हो गए फेरे बताओ, 2 × 500, यानी कितने फेरे हो गए बच्चों, टोटल 1000। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500 है, परत कितनी है, 2, तो 2 परत में कितने हो गए 1000। इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, यानी 1.4 × 10⁻² मीटर। इसमें प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न क्या निकालिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ आपके पास क्या नहीं है, इसमें सब कुछ है आपके पास। तो लगाइए फॉर्मूला इसमें आप। तो केंद्र यानी अक्षीय हो गया। तो परिनालिका के लिए क्या फॉर्मूला होता है, B = μ0 n/L × I। B = μ0 n/L × I। तो सारी वैल्यू है ना आपके पास, तो वैल्यू पुट करो इसमें आप कि B = μ0 कितना, 4 पाई × 10⁻⁷, n कितना 1000, I कितना 5 और L कितना है 0.5। ठीक है, तो ये दी कितना आपको कितना आ गया, ये देखो 10⁻⁻1 पॉइंट हटा के 5 से 5 कट गया, तो कितना हो गया, B = 4 पाई × देखो -7 + 3 -4 + 1, तो माइनस का 3, माइनस का क्या हो गया 3। तो ऐसा गुणा कर लो, 3.14 10⁻³ टेस्ला, यानी B = तो कितना आ जाएगा 12.56, 1456 4 × 12, तो 12.56 × 10⁻³ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र हो गया B = 12.56 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो बच्चों ये आपके 17 के 17 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8, ठीक है, यानी यूनिट नंबर 4। थैंक यू।